हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी पर बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का भाग 1 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। कक्षा 12 की पुस्तक जो भारतीय इतिहास से संबंधित है, जो 3 भागों में भाग 1 कंप्लीट है, प्राचीन भारत कंप्लीट है और मध्यकालीन भारत हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत पर भी आप देखेंगे कि 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें यात्रियों की यात्रा वृत्तांत है, मध्यकालीन भारत में आंदोलन है और फिर उसके बाद देखेंगे कि जो हम लोगों का विजयनगर साम्राज्य था वो भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास भाग 2 के किसान, जमींदार और राज्य के बारे में और कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में, लगभग 16वीं से और 17वीं सदी तक के। ठीक है, यानी कि 100 साल का इतिहास हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग कृषि के बारे में देखा जाएगा और फिर उसके बाद समाज के बारे में देखा जाएगा, फिर मुगल साम्राज्य के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, तो इन सारी बातों पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। पहले हम लोगों को पुस्तक दिखा देते हैं कि कौन सी पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं और कौन सा अध्याय हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय जो हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग जो अध्याय पढ़ने वाले हैं उसको आप देखिए कि यहाँ पर हम लोग इस अध्याय को अध्ययन करेंगे और आने वाले समय में यानी कि कल से हम लोग इसको पूरा एकदम विधिवत तरीके से लेकर चलेंगे। तो पहले हम आज आपको बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत और हम लोग किस तरीके से उसको लेकर चलेंगे और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो किसान, जमींदार और राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य, लगभग 16वीं और 17वीं सदी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे कि इस लेक्चर में, इस अध्याय में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो एनसीईआरटी आप लोग देखेंगे कि हम लोग एक क्रमिक विकास के रूप में लेकर चला गया है और वहाँ पर हमने पाषाण काल से लेकर आधुनिक मध्यकालीन भारत तक पूरा आप लोगों को विधिवत तरीके से एकदम एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी आप लोगों को बेसिक नॉलेज एकदम क्लियर कर देगी और बहुत सारा नॉलेज, ज्ञान भी आप लोगों को देगी। तो एनसीईआरटी समझना और पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप अकेले इसको नहीं पढ़ सकते, आप लोगों को कोई बताने वाला हो, कोई समझाने वाला हो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो पहले आप देखिए कि इस किसान, जमींदार और राज्य, कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में अगर हम लोगों को पढ़ना होगा तो हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कृषि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसानों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कृषि फसल किस प्रकार से हो रहे हैं, पशुपालन किस प्रकार से हो रहा है, सिंचाई के साधन किस प्रकार से हो रहे हैं, खेत किस प्रकार से हैं और फिर उसके बाद जो आपके खेती हो रहे हैं, फसलों का उत्पादन हो रहा है, उन पर नियंत्रण किसका है, ये सारी बातें हम लोग इसमें बात करेंगे। उसमें शासक वर्ग आएगा, जमींदार वर्ग आएगा, किसान वर्ग आएगा, तो वो सारी बातें हम लोग इस अध्याय में करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लीजिए कि किसान और कृषि का उत्पादन है, हम लोगों को पहला हेडिंग है, फिर स्रोतों की तलाश और किसान और उनकी ज़मीन, फिर उसके बाद सिंचाई और तकनीक। ठीक है, तो वही हमने आपको बताया कि पहले हम लोग खेतों के बारे में बात किया जाएगा, फिर फसलों की भरमार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को पहले आप लोग इस तरह से समझ के देखिए कि स्रोतों की तलाश कि हम लोगों ने किस प्रकार से मध्यकालीन भारत में कृषि उत्पादन के लिए स्रोत का तलाश किया गया, फिर उसको जो तलाश किया गया उसमें जो कृषि किया गया उसमें सिंचाई के तकनीक क्या क्या है उसके बारे में हम लोगों ने तैयारी किया। फिर उसके फसलों के जब सिंचाई हो गया तो फसल भी बहुत सारे, उत्पादन भी बहुत सारा बढ़ने लगा। ठीक है, जब उत्पादन बढ़ेगा तो उस पर नियंत्रण करने वाला भी कोई होगा, तो वहाँ पर एक शासक वर्ग है और शासक वर्ग के अंतर्गत देखेंगे कि वहाँ पर जमींदार वर्ग है जो वहाँ पर कृषि से करों को उगाही कर रहा है। ठीक है, तो कर हो गए, तो कर यानी कि लगान हो गया, ऋण हो गया, ऋण कह रहे हैं सॉरी, लगान हो गया, टैक्स हो गया। तो वहाँ पर कर भी बहुत प्रकार के लिए जा रहे हैं, जिसमें सिंचाई कर है, फिर खेती पर कर है, भूमि कर है, तो राजस्व कर है। तो इस प्रकार से वहाँ पर करों का, टैक्स का को बनाया गया है। तो वहाँ पर खेती भी किस प्रकार से हो रही है, किन किन चीज़ों की खेती की जा रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। और फिर उसके बाद अगर हम लोग खेती के बारे में बात किया जा रहा है, पशुपालन के बारे में बात किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक समुदाय का निर्माण होगा जिसे हम ग्रामीण समुदाय कहेंगे। और उन समुदायों को भी हम लोग पढ़ा जाएगा कि समुदाय में किस प्रकार से गाँवों का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार से गाँवों का शासन प्रशासन चल रहे हैं, उन शासन प्रशासन पर किसका प्रभाव है, वो सारी बातें हम लोग बात करेंगे। फिर ग्रामीण समुदाय में कौन लोग रह रहे हैं, जैसे कि जाति और ग्रामीण माहौल, तो उन समुदायों में किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, किस प्रकार की जाति है, किस प्रकार के वहाँ पर शासन प्रशासन है, वो सारी बातें हो गई। और उन गाँव का जो शासन प्रशासन, पंचायतें और मुखिया किस प्रकार से हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय के अंतर्गत आप लोग सिर्फ ये देखिए कि हम लोग किस चीज़
किस बारे में बात करेंगे। फिर कृषि समाज महिला, तो वहाँ पर समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसके बारे में भी हम लोग बात किया जाएगा। फिर उसके बाद जंगल और कबीले, तो वहाँ पर हम लोगों को जंगल और कबीले के बारे में हम तो प्राचीन काल से आप लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर गाँवों का समाज का निर्माण किया जा रहा है, कि जंगलों को काटा गया, वहाँ पर लोग बसे, जब लोग बसे तो उन लोगों ने एक समाज का निर्माण किया और वही समाज जाकर फिर अन्य समाजों को जीता, तो वहाँ पर एक साम्राज्य का भी निर्माण हुआ। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको भी देखेंगे कि जंगल और कबीले किस प्रकार से बसे, किस प्रकार से बने हैं। फिर जमींदार वर्ग की, उन लोगों की जमींदारी किस प्रकार से, फिर भू राजस्व प्रणाली हो गया, तो फिर चांदी के बाद, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे और ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे वहाँ पर लिखित चाहे रिटन एग्ज़ाम दीजिए, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दीजिए, उसमें इससे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न स्टेटमेंट के रूप में हूबहू उठाकर पूछ लिया जाता है। तो एनसीईआरटी के जो विषय 8 है उसमें किसान, जमींदार और राज्य के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो इतनी सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास किया जाएगा और आप लोग इन सारी चीज़ों को पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग उसमें बात करेंगे और समझने का प्रयास किया जाएगा किस प्रकार से चीज़ें और किस प्रकार से समाज में संरचनाएँ की गई थी, ठीक है। और यह हम लोगों का सेकंड लास्ट अध्याय होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आखिरी अध्याय होगा भाग 3 का। उसके बाद हम लोग फिर आधुनिक काल में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि समाज किस प्रकार से बने, और यहाँ पर देखिए कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गाँव में रहते थे। छोटे खेतिहर को और भूमिहीन संभ्रांत दोनों ही कृषक उत्पादन से जुड़े थे और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बानों से गांव का समाज बनता था। इसी समय एक बाहरी ताकतों का प्रयोग हुआ, दुनिया में दाखिल हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। राज्य के नुमाइंदे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व पर वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई और राज्य को उपज से अपने हिस्सा का कर समय पर मिल जाए। कर मतलब यानी कि राजस्व, यानी कि टैक्स वहाँ पर लगान के बाद किया जा रहा है, ठीक है। चूँकि इस कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाज़ार भी गांव में घुस आए और इसे खेती की लागत शहर से जुड़ गए, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पर किसी समाज को शहरी समाज से जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें कालांतर में देखेंगे कि जो भी ग्रामीण है, ठीक है, जो भी ग्रामीण है तो वो कालांतर में उस शहर में परिणत होगा ही, ठीक है। तो उसी प्रकार से मध्यकाल में भी हुआ। मध्यकालीन भारत में जो चीज़ें घटित हुई उनके बारे में हम इस अध्याय में बहुत सारी बातें किया जाएगा। तो लोग चैनल से जुड़ जाएँ और वहाँ पर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो बहुत सारी जानकारियाँ हम आप लोगों को लेकर आएंगे। तो और एकदम विधिवत तरीके से हर एक चीज़ को एनसीईआरटी को हम लोग देखा जाएगा। तो मध्यकालीन भारत में अगर हम कृषि समाज के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर अगर मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना है तो मुग़ल काल में जो समाज है वहाँ पर किस प्रकार से है, आप लोग पढ़े तो होंगे ही इतिहास में कि मुग़ल साम्राज्य, अकबर के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, जहांगीर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, फिर उसके बाद प्रारंभिक मुग़ल शासक जो हो गए, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, ठीक है। तो इन सारे लोगों के बारे में हम लोग पढ़े होंगे। तो इन लोगों का जो शासन प्रशासन है किस प्रकार से था, ठीक है। तो बाबर तो पहले मान लीजिए कि आया 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हराया, फिर उसके बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया, ठीक है। और 1530 उसके लगभग में उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर हुमायूं बैठता है। हुमायूं का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है और आप पूरे इतिहास भारत को उठा कर देखेंगे और उसमें कोई भी शासक जो ऐसा है कि जिसका जीवन जो है सबसे ज़्यादा संघर्ष है तो वो है आपका हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं जैसे ही गद्दी पर बैठता है 2-3 साल शासन करता है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि शेर शाह सूरी अफ़गान शासक का वहाँ पर आक्रमण हो जाता है और वहाँ पर शेर शाह सूरी से पराजित होकर वहाँ पर जो हुमायूं है वहाँ पर चला जाता है, वहाँ पर लाहौर में, ठीक है। तो वहाँ से आप देखेंगे कि आप पाकिस्तान वाले एरिया से वहाँ से रहता है। फिर जब शेर शाह सूरी की मृत्यु होती है 1555 के लगभग में, तो वहाँ 1554-55 के लगभग में वहाँ पर हुमायूं आता है। तो हुमायूं फिर उसके बाद जब वहाँ पर शासन प्रशासन फिर से संभालता है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना पुनः, अगर कभी प्रश्न पूछ दे कि
मुगल शासन का पुनर्जन्म कब हुआ भारत में? तो हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न नए-नए बनते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जब हुमायूं आता है तो आप देखेंगे कि मुगल शासन जब फिर से पुनः स्थापना होता है तो वहाँ पर 1555-55 के लगभग में हुमायूं जो है पुस्तकालय से सीढ़ी से गिरकर वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण इसका जीवन था, इतना पूरे अपने जीवन भर इसने संघर्ष किया और पूरा सुकून से इसने कभी भी शासन नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसीलिए हुमायूं का जीवन सबसे संघर्षपूर्ण है, सबसे देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इसने अपने जीवन में संघर्ष किया है और कितने बार भी इसने 2-3 बार भारत पर आक्रमण किया था जीतने के लिए, मुगल वंश की स्थापना के लिए। फिर वहाँ पर शेरशाह सूरी से हारता भी है, फिर जाता है। अंत में जब शेरशाह सूरी कालिंजर या ग्वालियर के किले को जीत रहा था, जीतने के लिए जाया गया था, तो वहाँ पर ग्वालियर या कालिंजर का किला के अभियान में आप देखेंगे कि शायद ग्वालियर का किला जीतने के लिए गया था। तो आप लोग इस पर चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है, तो वहाँ पर आप लोग ये नोट डाउन करें क्योंकि ये सारी शेरशाह सूरी के जो जिस अभियान में उसकी मौत हुई थी वो हमेशा एकदम फेमस पर्सन है, ये सबको याद रहता है। मेरे दिमाग से फिसल गया है, तो आप लोग यहाँ पर उस पर नोट डाउन करिएगा। तो उस अभियान के दौरान आप देखेंगे कि जब ग्वालियर वहाँ पर शेरशाह सूरी जो है अपने तोपखानों का निरीक्षण कर रहा था, गोला बारूदों का निरीक्षण कर रहा था, तो उस अभियान के दौरान जब निरीक्षण कर रहा था तो जब एक गोला का फायर किया गया वहाँ पर, तो वो जाकर उस अभियान के से जो किला जुड़ा हुआ था उस किले से टकरा कर उसके गोले के खजानों में जाकर गिर गया। ठीक है, तो तोपखानों में जाकर गिर गया और वहाँ से उसके विस्फोट के कारण वहाँ पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो यह बहुत ही ज़्यादा एक आश्चर्यचकित घटना है। आप देखेंगे कि अगर वहाँ पर शेरशाह सूरी बचा होता तो भारत का इतिहास जो है, मुग़ल इतिहास, वो कहाँ से प्रारंभ होता और वहाँ पर किस तरह से इतिहास लिखा गया था। तो यहाँ पर एक इतिहास मोड़ ले रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, तो अगर शेरशाह सूरी की मृत्यु नहीं होती तो ना अकबर होते, ना शाहजहाँ होता, ना जहांगीर होता, ना ही औरंगजेब हुआ होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, फिर हुमायूं वापस आता है, फिर जाकर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पर मध्यकाल में ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि बहुत सारी इतनी इंटरेस्टिंग होती जाती हैं कि जो घटनाएँ हैं वो किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पर कनेक्ट होती हैं और मोड़ लेती हैं। और आप देखेंगे कि शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है मुगल वंश का पुनर्जन्म यहाँ पर भारत में होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हुमायूं आता है, शासन करता है। वहाँ पर हुमायूं का शासन भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद उसका पुत्र जो है अकबर, सबसे भारत का जो सबसे महान शासक के रूप में देखा जाता है, अकबर वहाँ पर शासन करता है और वो 40 से 50 साल तक वहाँ पर शासन करता है। 1605 ईस्वी के लगभग में उसकी मृत्यु होती है। फिर जाकर जहांगीर वहाँ पर बैठता है। तो अकबर के शासनकाल के बारे में अगर हम बात करें तो अकबर ने बहुत ही ज़्यादा सामाजिक सुधार किया है, बहुत ही ज़्यादा युद्ध लड़े हैं। उसने यहाँ तक अपना एक पार्टिकुलर विशेष धर्म चलाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। ठीक है, तो अकबर आप देखेंगे कि वहाँ पर उसने एक विशेष धर्म चलाने का प्रारंभ सोचा कि दीन इलाही वहाँ पर एक धर्म चलाया। वहाँ पर बीरबल एकमात्र ऐसा इंसान है, व्यक्ति है जो उसका पहला जो अनुयायी बना और आखिरी अनुयायी भी बना था। यानी कि दीन इलाही धर्म को मानने वाला, अपनाने वाला एकमात्र व्यक्ति जो है वो आपका बीरबल है। ठीक है, तो इस तरह से घटनाएं देखिए और सोचिए कि किस प्रकार से वहाँ पर सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा रहा था शासकों के द्वारा। तो इसमें शासकों के बारे में नहीं दिया है, यहाँ पर सामाजिक चीज़ें दिया है, इसलिए हम शासकों के बारे में आप लोगों को एक खाका दे रहे हैं कि किस प्रकार से शासक वर्ग था। तो वही हमको बताना चाह रहे हैं कि अकबर के शासनकाल में जो समाज है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो समाज एक तरह से संतुलित है और समन्वयवादी समाज को लेकर वो चल रहा था। हर एक धर्म को आश्रय देने का प्रयत्न किया, वहाँ पर हर एक कर को बराबर लगाया। और जजिया कर जो था एक गैर धार्मिक कर था कि इस्लाम धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों पर लगाया जाएगा यह कर। उसमें तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आप सिर्फ हिंदुओं को लेकर क्यों चलते हैं, क्योंकि हिंदुओं की संख्या बहुत है, वो अच्छी बात है कि हिंदुओं की संख्या वहाँ पर बहुत है, लेकिन वहाँ पर जो समाज में अन्य धर्म है, ठीक है, तो हिंदू धर्म भी आप मध्यकालीन भारत में देखेंगे कि वो खंड खंड विभाजित तो है। तो वहाँ पर नैनार अलग है, सवनार अलग है, फिर उसके बाद
बौद्ध अलग हैं, जैन अलग है, वो सारे धर्म भी तो हिंदू वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें वहाँ पर समाज में सोचने वाली बात हो जाती है कि हम सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर चलते हैं कि हिंदुओं के लिए जजिया कर लगाया गया था। ऐसा कुछ नहीं है, हर इस्लाम धर्म को छोड़कर हर एक धर्म पर जजिया कर लगाया गया था, क्योंकि वह एक आप देखेंगे कि गैर धार्मिक कर था। ठीक है, तो वहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि वहाँ पर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो अलग बात है। लेकिन इस्लाम धर्म में जो समाज में जिस प्रकार से शासन किए, अकबर का जिस प्रकार शासन है, वो देखिए, अगर अकबर के शासन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसको हम लोग उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि इसमें अकबर के बारे में बात किया गया है। आईने अकबरी के बारे में बात किया गया है कि अबुल फजल की जो आईने अकबरी है, उसने किस प्रकार से अकबर के शासन प्रशासन को वर्णन करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आईने अकबरी बहुत सारी चीज़ों पर शांत है, वो अलग बात है, लेकिन वो जितने विवरण देता है वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय और अतुलनीय है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अब आईने अकबरी के बारे में हम लोग पढ़ाया जाएगा, अकबर के शासन प्रशासन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जब वहाँ पर देखेंगे ना, तो अकबर का शासन प्रशासन जो समाज है, वो सूफी धर्म जो यहाँ पर है, इस्लाम हिंदू धर्म जो है, तो हिंदुओं का तो यहाँ पर जो ब्राह्मणवादी धर्म की परंपरा चले, तो उसका खंडन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा किया गया था। सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये है कि ब्राह्मणवादी धर्म की परंपराओं को खंडन करने का जो प्रयास किया गया है, वो ब्राह्मणवादी धर्म के लोगों के द्वारा ही किया गया है। अलवार और नैनार संत जो हैं, वो किस धर्म से निकल कर आए? वो आपके ब्राह्मण धर्म से निकल कर ही तो आए। उन लोगों ने तो ब्राह्मण धर्म की परंपराओं को खंडन किया। सबसे पहले उन्हीं लोगों ने ब्राह्मण धर्म की परंपराओं को खंडन किया। बाद में इस्लामिक परंपराएं जो आई भारत में, तो इस्लामिक परंपराओं ने समानता पर समाज लेकर चलने का प्रयास किया। जितने भी सूफी संत हैं और जितने भी इस्लामिक शासक हैं, तो उन लोगों ने समाज में एक समानता व्याप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, तो सूफी संतों ने वहाँ पर सूफी दरगाहों के बारे में हम लोगों ने बात किया है। तो सूफी दरगाहों में आप देखेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही थी। वहाँ पर किसी भी जाति या वर्ग को वहाँ पर शामिल कर लिया जा रहा था। अलवार नैना संतों ने भी तो यही किया। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर धर्मों को संरक्षण देने का प्रयास किया जाता है कि हर एक धर्म को समाज में समन्वय दिया जाए, समानता दिया जाए। ठीक है, तो अकबर भी अपने शासनकाल में इसी प्रकार से कार्य किया था। और अब आप अकबर के मंत्रिमंडल में देखेंगे तो वहाँ पर जो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि मान सिंह हो गए, राजा टोडरमल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फिर उसके बाद आप देखेंगे कि तानसेन हो गए। तानसेन शायद इस्लाम मुसलमान ही थे। तो हिंदुओं की संख्या वहाँ पर बड़े पदों पर भी है। तो यहाँ पर आप किस प्रकार से मान सकते हैं कि वहाँ पर अकबर ने हिंदू धर्म को खंडन करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें भी वहाँ पर देखने को मिला था मुग़ल काल में। तो वही बातें है कि आप देखिए कि किस प्रकार से समाज का निर्माण हुआ है और किस प्रकार से शासन प्रणाली चल रही है। अकबर के बाद आप देखेंगे कि जहांगीर शासन करता है, और जहांगीर 1605 से लेकर 1628-29 तक रहता है, 28 तक शायद रहता है, और 1629 से लेकर 1658 तक आपका शाहजहाँ शासन करता है। ठीक है, तो जब जहांगीर आता है, तो जहांगीर ने देखिए कि समाज में कितना सही से कार्य किया। उसने समानता प्रदान करने का प्रयत्न किया, और समाज में जो न्याय व्यवस्था है जहांगीर का, जो न्याय की जंजीर की बात किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग इसमें बात किया जाएगा किस प्रकार से उसको चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, कि एनसीईआरटी क्या कहती है कि न्याय की जंजीर के बारे में। एनसीईआरटी की न्याय की जंजीर के बारे में अगर जहांगीर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो एकदम आश्चर्यचकित करेंगे कि एनसीईआरटी कहती है कि न्याय की जंजीर को वहाँ के लोगों ने किस प्रकार से प्रदर्शित किया कि जहांगीर जो है, वहाँ का जहांगीर का तख्त है, वहाँ पर न्याय की जंजीर है, और ऊपर दाएं बाएं से वहाँ पर एंजल जो है, वहाँ पर देवदूत जो है, वहाँ पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। नीचे जो समाज के लोग हैं, वहाँ पर एक शेर का और एक तरफ बकरी का या हिरन का चित्र बनाया गया है। और वहाँ पर न्याय की जंजीर को दर्शाया गया कि वहाँ पर जो न्याय हो रहा है कि कितने सही तरीके से न्याय को दर्शाया गया है। एक दैवीय शक्ति के रूप में न्याय की जंजीर को दर्शाने का प्रयास किया गया। ठीक है, और वहाँ पर स्वर्ग के दरवाज़ा भी दिखाया गया कि स्वर्ग के दरवाजे से जहांगीर उतर कर सीढ़ी बनाया कि जहांगीर आते हैं और तख्त पर बैठते हैं, वहाँ पर न्याय करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि इस प्रकार से न्याय की जंजीर की बात की जा रही है। और वहाँ पर जो चित्रकारी की गई कि शासक वर्ग देखिए कि किस प्रकार से अपने आप को दर्शाने का प्रयत्न किया है। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर न्याय की जंजीर जहांगीर ने बनवाया है तो उसका प्रयोग भी होता होगा। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ को बनवाया गया है उसका प्रयोग नहीं होगा तो उसका नाम मात्र का उल्लेख होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे इतिहास में न्याय की जंजीर का बहुत ही ज़्यादा उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए कि समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला है अपने पराकाष्ठा पर थी, अपने चरमोत्कर्ष पर थी। भारत में जो चित्रकारी जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी।
और वहीं पर देखेंगे कि जब जहांगीर 1628 ईस्वी में हटता है, मृत्यु हो जाती है, तो जब शाहजहाँ वहाँ पर गद्दी पर बैठा मुगल वंश के, तो वहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से शाहजहाँ का जो शासनकाल, स्थापत्य की जो चीज़ें हैं शाहजहाँ के शासनकाल में, वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। और वहीं पर देखेंगे कि ताजमहल का निर्माण कराया गया, वहाँ पर मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया, आगरा में मस्जिद का, आगरा किले का निर्माण कराया गया, दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया, दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने कराया है, और आगरा का जो लाल किला है वो अकबर ने करवाया है। ठीक है, इसका है हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शाहजहाँ के जो ताजमहल है शाहजहाँ ने कराया। और ताजमहल के सामने देखेंगे कि इसने अपने रहने के लिए एक महल बनाया था कि वो हमेशा ताजमहल को देखता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थापत्य जो है शाहजहाँ के शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हम लोग इस अध्याय में करेंगे और मुगल साम्राज्य को समझने का प्रयास किया जाएगा। और शाहजहाँ के बाद आप देखेंगे कि औरंगजेब बैठता है गद्दी पर। तो ये अलग बात है कि औरंगजेब ने अपने भाइयों को हत्या करके बैठा, युद्धों में पराजित करके बैठा था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें इतिहास में बात किया जाएगा, इसे आगे चल के बात किया जाएगा। तो औरंगजेब को यहाँ पर देखिए कि औरंगजेब को यहाँ पर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा था कि वो कट्टर मुस्लिम शासक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से सोचिए कि जो कट्टरता को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है, तो एक कट्टर इंसान ही कट्टरता को दर्शा सकता है। ठीक है, एक लिबरल इंसान कट्टरता को दर्शा नहीं सकता। ठीक है, ये आप लोग समझ कर देखिएगा, ये फैक्ट काम करता है, ये आपका ह्यूमन बिहेवियर है। आपका देखेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत आता है कि एक कट्टर इंसान ही कट्टर को दर्शाएगा, और इसीलिए औरंगजेब को कहा गया कि यह कट्टर मुसलमान शासक है। ठीक है, तो कट्टर मुसलमान, अब देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में हम लोग एकदम विस्तार से बात किया जाए कि औरंगजेब ने किस प्रकार से वहाँ पर शासन किया, और वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। और जो लोग कट्टर कहते हैं वो लोग देखिए कि वो लोग कौन हैं। ठीक है, और ये माना जाता है कि औरंगजेब ने बहुत ही ज़्यादा मंदिरों का तोड़वा कर वहाँ पर मस्जिदों को निर्माण कराया था। ये भी आप लोगों का ये फैक्ट, ये सही भी है कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया। इनफैक्ट आप देखेंगे कि ये सारे जो मुस्लिम शासक हैं उन लोगों ने जो धर्म उत्तर भारत में जो धर्म विद्यमान था ब्राह्मणवादी धर्म को, उन्होंने खंडन करने का प्रयास किया। उन्होंने मंदिरों को तोड़वाया और वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण कराने का प्रयास किया है, और बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर मस्जिदों का निर्माण भी कराया गया है। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण ही नहीं कराया गया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, मंदिरों को तोड़कर चर्चों का भी निर्माण यहाँ पर करवाया गया है। जितने भी भारत में चर्च बनाए गए हैं, अगर उनको भी आप तोड़ेंगे तो वहाँ पर भगवानों के मंदिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, तो इस पर कोई बात नहीं कर सकता है, क्योंकि ईसाइयों की देश, जो ईसाई देश जो है पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा है, वो हावी हो जाएंगे, और सारे के सारे अधिकतर देश जो है ईसाइयों के, वो आपके विकसित देश हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। और देखेंगे कि मस्जिदों को तोड़कर मंदिरों को निर्माण कराया जा रहा है, उसको मंदिर में परिणत कराया जा रहा है। और ये देखेंगे कि एक तरह से आप देखिए कि वहाँ पर आप धर्म को सुरक्षा दीजिए, वो अलग बात है, आप उस तरह से कार्य मत कीजिए किसी धर्म को हानि हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह से आप देखने वाली बात है। तो इस पर हम लोग कभी एक लेक्चर लिया जाएगा कि इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिए भारत में। जो बन गया है, जो धरोहर बन गए हैं, उसको आप उसी तरह से रखे रहिए। आप अलग से मंदिरों का निर्माण करा लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन किसी धर्म को हानि पहुंचाकर अपने धर्म को वहाँ पर स्थापित करना, ये अलग बात है। अब ये सोचिए कि हम लोग आधुनिक भारत में हैं। ठीक है, हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, हम लोग वहाँ पर विश्व में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम किसी धर्म को प्रश्रय देने की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम एक धर्म को प्रश्रय, यहाँ पर जो शासक वर्ग हैं, जो सरकार है, आप एक धर्म को प्रश्रय न दीजिए ना। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो आप धर्म सहिष्णु की बात कीजिए। आप एक धर्म को नुकसान पहुँचाकर आप अपने धर्म को वहाँ पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना अच्छी बात है, लेकिन तरीका आप लोगों का गलत है। ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। भारत में बहुत जगह खाली है, वहाँ पर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जा सकता है, तो आप उस तरह से कार्य कीजिए, लेकिन किसी भी धर्म को यहाँ पर हानि भारत में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से, क्योंकि आप देखिए कि हज़ारों साल पहले की बात कर रहे हैं, 500 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1500 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 1500 साल पहले देखिए कि वहाँ का समाज भी तो उस तरह से था। तो ठीक है, तो जब वहाँ पर समाज उस तरह से था, तो उस तरह से कार्य किए गए हैं, तो हम तानाशाही वाला कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है। ठीक है, हम भारत में लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत की संविधान की बात करते हैं,
भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप मस्जिदों को तोड़कर वहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराएं। ठीक है, तो भारत के अगर आप किसी भी देश को वहाँ पर एकदम विकास कर सकते हैं, किसी भी धर्म को, किसी भी देश को हम लोग धर्म के आधार पर नहीं विकास कर पाएंगे। ये आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कट्टरता नहीं चल पाएगी और कोई भी धर्म को कट्टर अगर करेंगे, अगर यही बात है तो आप जिस तरह से मस्जिदों को तोड़ रहे हैं उसी तरह से आप चर्चों को भी तोड़िए, तब आप लोगों को यह सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि चर्चों का जो निर्माण किया गया है वहाँ पर भी तो मंदिर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि भारत में मंदिरों का निर्माण बहुत ही ज़्यादा है, लाखों की संख्या में मंदिर है। क्योंकि हमने विजयनगर साम्राज्य में बात किया, उतनी सारी मंदिरें जो दक्षिण भारत में बनाई गई वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, सोचने का प्रयास कीजिए और यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें बात करने वाली हैं। यहाँ पर आप लोग कट्टरता को फॉलो मत कीजिए, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि किसी भी धर्म के लिए कट्टरता सांप्रदायिकता जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। क्योंकि इसमें मज़ा तो जो शासक वर्ग लेता है, लेकिन नुकसान जो होता है वहाँ पर हमेशा आम जनता को ही होगा। ठीक है, आप लोगों को ही होगा। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। तो कट्टरता और सांप्रदायिकता को छोड़ दीजिए, वो बहुत ही नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते रहें, एनसीईआरटी पढ़ते रहें। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बातें अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप लोग हमें क्षमा करें, लेकिन जो हमने कहा वो आप लोगों के लिए एकदम सही बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग करिए और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी मत जो है सार्वत्रिक सत्य नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो वहाँ पर मानवता को आप लोग बढ़ावा दीजिए, ह्यूमैनिटीज़ को बढ़ावा दीजिए, न कि सांप्रदायिकता और कट्टरता को बढ़ावा दीजिए। क्योंकि हम लोग जिस अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिस क्षेत्र को लेकर चल रहे हैं, वहाँ पर कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा है कि अगर आप लोग वहाँ पर बात करेंगे तो निश्चित ही है कि वो सारी चीज़ें आप लोग को देखेंगे कि शायद पुलिस भी उठा कर लेकर जा सकती है, जेल में भी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन उस पर जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे तो बात समझ में आएगी कैसे। ठीक है, तो जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, बात समझ में आएगी नहीं, तो हम लोगों को बात करना चाहिए और करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग सोचिए, समझिए। आप लोग एकदम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पर वो लोग अपने मत विचार प्रकट कीजिए। वहाँ पर किसी भी चीज़ को कंट्रोवर्सी बनाने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, और एनसीईआरटी के किसान, जमींदार और राज्य के अध्याय में अगले लेक्चर में, अगले हेडिंग में उस पर भी हम लोग बहुत विस्तार से बात किया जाएगा। हर एक पहलू को समझने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।